श्री सुनील ढींगरा, डायरेक्टर बायोट्रेंड एनर्जी, न्यू दिल्ली से यहाँ पे मौजूद हैं। इनका जो टॉपिक है जिस पे ये आपके साथ विचार साझा करने वाले हैं वे है बेसिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ स्मॉल स्केल पैलेट मैन्युफैक्चरिंग बायोमास एग्रीगेशन। तो मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। सर, आप यहाँ पर आए, अपने टॉपिक के बारे में सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये जो कार्यक्रम हम जो बात कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग्लोबल लेवल के लिए। अभी तो हम बहुत मतलब कि डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहे हैं, बट जो जितने भी जलवायु परिवर्तन से जो हम प्रभावित हैं सारे लोग, तो सारी सरकारें, विश्व की सारी सरकारें इसके समाधान पे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर बायो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बायो एनर्जी के दो स्वरूप हैं। एक तो वो हमें फूड सिक्योरिटी देता है, भाई जो खाने के लिए जो हमें व्यवस्था है वो एग्रीकल्चर से आती है, और इसी के साथ में जो ऊर्जा की समस्या है, जो क्लीन एनर्जी की समस्या है, वो भी किसान के द्वारा एग्रीकल्चर से आएगी आने वाले टाइम में। तो एग्रीकल्चर इज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ह्यूमन मैनकाइंड को चलाने के लिए, खाना भी बहुत जरूरी है, एनर्जी भी बहुत जरूरी है। एनर्जी के बगैर आज इस संसार की व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये आप हमने सबने देख लिया है कि इंटरनेट, लाइट, हमारे ज़माने में मतलब कि मैं जब हम छोटे होते थे तो काफ़ी सारी लाइट जाती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। 24/7 दूर दराज एरियो में भी बिजली की व्यवस्था है। बट ये जो बिजली की व्यवस्था है वो कन्वेंशनल व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे कि बताया सुबह जो हमारे स्पीकर थे, 70% जो हमारी बिजली की जो जनरेशन है वो कोयले पे आधारित है। क्योंकि कोयला आपने माइनों से निकाला, यूज़ किया, और शायद आगे 100 साल तक हमारे पास कोयले की खदानें में रिसोर्स है। बट इस जलवायु परिवर्तन के अंदर सब सरकारों ने कमिटमेंट किया है ग्लोबल लेवल पे। किसी ने बोला है कि 2050 में, किसी और इंडिया में 2070 तक उसको बोलते हैं नेट जीरो, मतलब कि हम जो भी CO2 एमिट कर रहे हैं अपने एनर्जी से या दूसरे जो सोर्सेज से, वो हम जीरो कर देंगे। तो उसके लिए इस व्यवस्था, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस का एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है HPCL का, जो बायोगैस बनाता है, वो लिक्विड बायोमास है, वो गैसेज फॉर्म में। इथेनॉल है जो शुगर इंडस्ट्री से निकलता है, मोलासिस से, वो लिक्विड फॉर्म है जो आपकी गाड़ियों में आजकल पेट्रोल में ब्लेंडिंग में। और यही कोल को रिप्लेस करने के लिए पैलेट और दूसरे फॉर्म में। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो आज मतलब कि हम किसान लोग हो गए या जो उसको पैलेट वाले कन्वर्ट करेंगे, और जो एप्लीकेशन वाले हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जो इस व्यवस्था को चालू करेंगे। और इसमें वेरी फ्रैंक की क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को चालू होने में बहुत सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। जो भी कार्यक्रम पहली बार होता है या स्टार्टिंग होता है उसमें चैलेंज ज़्यादा रहता है। जब एक बार व्यवस्था बन गई उसके बाद में काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। तो ये अभी स्टार्टिंग है हमारी। तो इसीलिए जो भी हमारे पुराने यहाँ पे जो सेशन में जो डिस्कशन हो रहा था, ऐसी व्यवस्थाएं सेट करने में टाइम लगता है, और वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये मेरा अभी है। तो मेरा बायोमास से करीबन 35 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में और बाहर में। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पैलेट के ऊपर है, तो मैं थोड़ा पैलेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके आपको बताऊंगा। और माफ़ी चाहूँगा कि मेरी प्रेजेंटेशन में जो कुछ पुराना स्पीकर ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तो वो स्किप कर दूंगा। थोड़ा डुप्लीकेशन हो सकता है, जो पहले आपने सुन लिया या आप जानते हैं।
तो अभी तक हमने जो जो देखा, बायो एनर्जी जो हम बात करते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे जो बायोमास हैं, जो लाइफ स्टॉक वेस्ट से आते हैं, जो हमारे पशुओं के वेस्ट से आते हैं, उसको भी बायोमास ही बोलते हैं, बायो एनर्जी बोलते हैं। और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन वेस्ट। हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में जो जो ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे आप जानिए पाइन नीडल्स, उत्तराखंड में बहुत सारा पाइन नीडल जल जाता है और उसको फॉरेस्ट फायर का मेन कॉज हो जाता है। वो एक एनर्जी सोर्स है जो हम तो एग्रीकल्चर से संबंधित बातें कर रहे हैं आज, बट वो एक है। बैम्बू है फॉर एग्जांपल, बैम्बू का वेस्ट जो है वो एनर्जी में बहुत बड़ा योगदान करेगा, पैलेट इंडस्ट्री में योगदान करेगा। तो वो सारी चीज़ें, लैंटेना है फॉर एग्जांपल, वीड है, वो सारा भी बायो एनर्जी का कॉम्पोजिशन है। और तीसरा मैं उसमें चौथा अगर वो ऐड करूँ, जितना भी हम क्योंकि अर्बनाइजेशन जितना भी हुआ है हमारे जो जो तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, घर घर में जो कचरा निकलता है, उसमें भी जलाऊ जो जो कचरा होता है उसको भी आप पैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एज ए फ्यूल टू बॉयलर और दूसरे एनर्जी एप्लीकेशन में, तो उससे आपके जो कूड़े का समाधान और उसका कैसे एनर्जी में उपयोग होता है वो भी इसका पार्ट है। तो ये चार मेन कैनवस ऑफ थिंग्स हैं जो बायो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम मेन स्ट्रीम का। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अनफोल्ड हो रही है। तो काफ़ी सारे संस्थानों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संस्थानों ने जो एग्रीकल्चर से, जैसे ये टाइफेड की रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद एक MNRE के अपने आंकड़े हैं, तो ये 11 क्रॉप के ऊपर कुछ स्टडी हुई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, कितनी प्रोडक्शन होती है, कितना उसका सरप्लस है। तो ये जैसे इस समय जो 2018 के डाटा के हिसाब से 180 मिलियन टन इस डिफरेंट क्रॉप से, जिसमें मेजर 11 क्रॉप जो हमने एनालाइज करी, राइस है, गेहूँ है, शुगर केन है, कॉटन है, मेज है, सोयाबीन है, इसका एनालिसिस इसमें करके बताया है। तो और ये नंबर जैसे हम आज बात कर रहे हैं, ये करीबन आप मान के चलो 230 मिलियन टन सरप्लस आज की आंकड़े बताते हैं कि जो सरप्लस है ये सिस्टम, जैसे कि शुरू में भी आपको बताया गया। अब ये जो पैलेट इसकी एक कोई भी फ्यूल, जैसे कि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भराते हैं या CNG भराते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फ्यूल उसमें डालते हैं। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं या कोई और फ्यूल नहीं डालते हैं। वो पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल की गाड़ी डीजल से ही चलती है, ये तो इंजन बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो कोई भी एनर्जी सिस्टम वो उसको एक स्टैंडर्ड फ्यूल चाहिए। और बायोमास बहुत वैरायटी का बायोमास है, तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस स्टैंडर्ड प्रोसेस में पैलेट इज वेरी प्राइमरी प्रोसेस। पैलेट बोल लो, ब्रिकेट बोल लो, उसके साइज पे है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको उस जो लूज बायोमास को कॉम्पैक्ट करना, उस जो लूज फॉर्म है विद और विदाउट बाइंडर, ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इन मैकेनिकल प्रोसेस से जिससे उस पर प्रेशर और कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो उसका एक यूनिफॉर्म साइज बनता है। तो जैसे ये जो आप यहाँ नीचे दे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेट के शेप्स और मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके तहत इसको एनर्जी सिस्टम में यूज किया जाता है करते हुए। इसीलिए पैलेट इज इम्पॉर्टेंट और डेंसिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो अब ये जो डेंसिफिकेशन है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं पैलेट कन्वर्जन की, ये आपको थोड़ा मोटा बता दूं कि जैसा जो आपका जो बायोमास निकलता है खेतों से, उसकी डेंसिटी रहती है 40 से 200 kg पर क्यूबिक मीटर। वो बहुत लूज मटेरियल है, तो उसको
करीबन जो पैलेट की जो डेंसिटी है वो 600-700 kg पर क्यूबिक मीटर हो जाती है बाय कॉम्पैक्ट करने से। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को डेंसिफिकेशन बोलते हैं। तो ये करने से उसका एनर्जी डेंसिटी बढ़ गया, उसको हैंडलिंग बढ़ गई, और उसको जहाँ पे भी यूज़ करना है बॉयलर में या कुकिंग सिस्टम में या हीटिंग सिस्टम में, वो स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इजीली। आपके लूज वाले गटर या लूज बायोमास को मैनेज करना एनर्जी सिस्टम में डिफ़िकल्ट है, हैंडलिंग में डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यूरोप जो सबसे डेवलप रीजन बोला जाता है, वहाँ पे जितने भी देश वहाँ पे वो हैं, वो 60 to 70% उनकी जो एनर्जी नीड्स है वो पैलेट इंडस्ट्री से आती है, पैलेट से आती है। वो कुछ वुड पैलेट्स हैं, कुछ दूसरे किस्म के पैलेट्स हैं, बहुत ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। और हम तो अभी मतलब कि जो हमारा रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बट अभी हम इसका बिगिनिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू। अब इस प्रोसेस में डेंसिफिकेशन में 3 ब्रॉड प्री प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है पैलेट बनने से पहले। एक उसका ड्राइंग, अगर मान लो उसमें मॉइस्चर कंटेंट आपके बायोमास में एक सर्टन रेंज से ऊपर है, तो उसको एक क्रिटिकल लेवल पे लाना पड़ता है 15% से 20% बिफोर पैलेटाइजिंग। तो वो डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा बायोमास है, कौन सा रिसोर्स है, वो ड्राइंग उसकी होनी है या नहीं होनी, वो डिसाइड करता है। फिर उसके बाद में उसको साइजिंग करना पड़ता है, जैसे चिपिंग हो गया या हैमर हो गया या पल्वराइजर हो गया, उसको छोटे छोटे पार्टिकुलर साइज में बनाना है। और फिर जो मेन प्रोसेस है उसको ब्रिकेटिंग और पैलेट में कन्वर्ट करना है। तो दो डेंसिफिकेशन में 2 इम्पॉर्टेंट हैं। एक हम ब्रिकेट की बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो भट्टों में सप्लाई करते हैं या इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं, वो ब्रिकेट सप्लाई करते हैं, जिसका साइज आप मान के चलो 30-35 mm से ऊपर वाला जो साइज होता है डायमीटर में, उसको हम ब्रिकेट बोलते हैं। और जो छोटे होते हैं, छोटे जैसे 6 mm, 8 mm, 10 mm डायमीटर पेंसिल के साइज़ का, या क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में इवन 25 mm या 35 mm तक भी अलाउड है, उसको हम पैलेट बोलते हैं। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं डेंसिफिकेशन में, एक ब्रिकेट्स जो काफ़ी कॉमन है और एक पैलेट जो थर्मल पावर स्टेशंस में रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे पुराने स्पीकर्स ने बताया कि क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे वो यूटिलाइज करते हैं पावर प्लांट में पैलेट के फॉर्म में। अब इसके जो एडवांटेज हैं वो सबको, अब जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर लूँ कि एक तो उसका रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि जो भी आपका जो बायोमास एग्रीकल्चर से निकलता है वो सीजनल है, वो 2 या 3 क्रॉपिंग पैटर्न से निकलता है, जैसे खरीफ, रबी और अगर कोई तीसरा करता है तो जैद। तो उसको स्टोर करना इजी है पैलेट को, और ट्रांसपोर्ट करना आसान है, तो इसीलिए पैलेट इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसका हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो जाते हैं, उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट किया, उसकी नेट हीटिंग वैल्यू जो उसकी एनर्जी डेंसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म साइज में हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो जाती है, और एक ये तो क्लीन एंड ड्यूरेबल फ्यूल बन जाता है। और हम सिर्फ बात करें थर्मल पावर स्टेशन के पर्सपेक्टिव से, जिसके तहत ये समर्थ मिशन इज देयर, उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, जहाँ पे कोयला यूज होता है या कोयले का रिप्लेसमेंट जो लोग ढूंढ रहे हैं बॉयलर्स में, वहाँ पे भी इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट अनफोल्ड हो रही है। और इसका तीसरा उपयोग जो है, जो अभी जो हमारे घर के चूल्हास में जो इम्प्रूव कुक स्टोव जिसे बोलते हैं, उसमें भी आने वाले टाइम में आपको एनर्जी सिक्योरिटी
देगा। इसके ऐसे गैस बर्नर्स आते हैं जिसमें ये पैलेट जला के आप अपने घर का खाना बना सकते हैं, और ऐसे डिज़ाइन अभी भी अवेलेबल है। क्योंकि फ्यूल नहीं अवेलेबल तो वो जो चूल्हा है वो भी प्रमोट नहीं हो पाए, वो तो उससे फिर आपको गैस की ज़रूरत नहीं है या कोई और दूसरा जो मीडियम है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम में पैलेट विल ट्रांसफॉर्म ये सारे सेक्टर्स में। तो जैसे कि प्री प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में पहले भी बताया गया कि एक साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें चॉपिंग जो और ये डिफरेंट किस्म की चॉपिंग मशीन्स हैं, ग्राइंडिंग जिसमें उसको फाइन मटेरियल बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रॉ है रॉ फॉर्म में, फिर उसको चॉप किया और फिर उसको ग्राइंड किया स्मॉल साइज में। ये वाला मटेरियल फिर पैलेट एप्लीकेशन में पैलेट उसमें, तो इसे प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बोला जाता है। एक उद्योग लगाने में ये चीज़ें लगती हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी क्या क्या है, जो बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, जो जिसे हम ब्रिकेट वाली टेक्नोलॉजी बोलते हैं इंडिया में, जो करीबन 30 साल से काम कर रही है, वो उसे बोलते हैं रैम एंड पिस्टन टाइप। वो रैम एंड पिस्टन टाइप में एक सिलेंडर टाइप से रैम होता है और उसका एक पिस्टन होता है, जैसे गाड़ी का पिस्टन होता है। वो मटेरियल को लूज फॉर्म में प्रेस करता है और उसके जो आगे जो फनल जो बनी हुई है उसके थ्रू वो पास होता है और वो जो भी शेप उसकी बनी हुई है ब्रिकेट की वो बाहर निकलती है। तो ये बहुत कॉमन है। जो भी वो पहले जो हमारे स्पीक जो वो थे वो भी इसी की बात कर रहे थे। तो ये काफ़ी कॉमन टेक्नोलॉजी है, बट इसमें मोटा साइज का ब्रिकेट बनता है। तो इंडस्ट्री ने जो ये मशीन बनाते हैं उन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया, इसके आगे ही एक अटैचमेंट लगा दिया जिसमें छोटे छोटे साइज के मल्टीपल पैलेट्स निकलने लगे, सो कॉल्ड पैलेट निकलने लगे। तो उसे कॉम्बो मशीन बोलते हैं या कोई भी बात फॉर्म कर दो, जो भी मशीन दिखाए गए। तो वो रैम एंड पिस्टन टाइप मशीन है जो टिपिकली ब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी है। फिर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रमोट नहीं हो पाई। ये हमने 1990 में इंट्रोड्यूस करी थी शमाडा के नाम से। IIT दिल्ली was one of the main leading this thing। इसे कहते हैं स्क्रू ब्रिकेटिंग मशीन। ये स्क्रू ब्रिकेटिंग मशीन अगर बांग्लादेश में आप जाओगे ना तो ये बहुत कॉमन मिलेगा। वहाँ पे ये सारी स्क्रू, तो इसके अंदर क्या होता है, ये स्क्रू चलता है, मटेरियल इस स्क्रू से प्रेस होके आगे जाता है और आगे ही वो जो ब्रिकेट की फॉर्म में निकलता है। बट इंडिया में रैम एंड पिस्टन टाइप काफ़ी प्रमोट हुई या वो हुई। ये स्क्रू वाली मशीनें बहुत लिमिटेड स्केल पे हैं वेस्ट बंगाल में या कहीं और ऐसे रीजन में, बट ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो वर्केबल है इन दिस इंडस्ट्री। उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं क्यों नहीं हुई, तो वो थोड़ा साइंटिफिक में चले जाएंगे, बट ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाए कोर पैलेटाइजिंग टेक्नोलॉजी से, जैसे जो थ्योरी में जो पैलेट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें दो बेसिक टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी है जिसे फ्लैट एंड डाई बोलते हैं और एक होती है रिंग डाई पैलेट में। बट ये वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और टिपिकली जो ये डेवलप हुई है ये वुड बायोमास के सोर्स में होते हैं। जैसे सॉटर्स बोलते हैं जो आरा मशीन से जो वेस्ट निकलता है उसके अराउंड में ये डेवलप हुई है ओवर ग्लोबली, इवन या सॉफ्ट वुड के अराउंड। तो ये अगर आप इसमें अगर आप ये देखें नीचे वाली फ्लैट डाई, इसके अंदर नीचे वाला जो फ्लैट डाई सिस्टम है
जो फ्लैट डाई है नीचे वाली, और उसके ऊपर रोलर चलते हैं, और बायोमास जो मैंने आपको ग्राउंडेड फॉर्म में जो बायोमास दिखाया वो इसके अंदर फ्लो करता है ऊपर से, और ये रोलर उसको प्रेस करते हैं, छोटे छोटे उसमें होल्स बने हुए हैं 6 mm के, 8 mm के, 10 mm के, जो भी साइज़ के, और उसमें वो प्रेस होके पैलेट की फॉर्म में नीचे निकलते हैं। इसे फ्लैट डाई बोलते हैं। जब टिपिकली अगर आप देखेंगे तो इसका साइज जो कैपेसिटी है से 100 kg पर आवर से लेके 1 टन पर आवर की जो मशीनें हैं वो फ्लैट डाइंग इज वेरी कॉमन। और अगर रिंग डाई की तरफ बात करें, जो ऊपर जो मशीन है उसमें रिंग की फॉर्म में डाई है और उसके बीच में रोलर्स रखे हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी की मशीन्स होती हैं, तो तकरीबन आप मान के चलो 1 टन से लेके 2 टन पर आवर की आउटपुट देती हैं, और वो ये वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें रॉ मटेरियल ऊपर से आता है और रिंग डाई के थ्रू मल्टीपल पैलेट्स बाहर निकल के आते हैं। और प्रिंसिपल सेम है कि हाई प्रेशर में उसका जो बायोमास का लिग्निन है, उसमें जो एक बाइंडर होता है, लिग्निन जिसे बोलते हैं, वो उसको कंप्रेस करके उस टेम्परेचर पे बाइंड करके दे देता है उस बायोमास को। आप कहेंगे बाइंड कैसे हो गया? बाइंड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उसका जो बाइंडिंग मटेरियल है जो उसी अंदर है बायोमास में, उसे लिग्निन बोलते हैं, वो लिग्निन उसको बाइंड करते हैं। और ये छोटे छोटे फॉर्म में, आज हम वेरी सॉरी हम वो सैंपल नहीं लेके आए, नहीं तो आपको मैं वो थोड़े से सैंपल भी दिखा रहा। और ये इसमें रोलर चलता है जो, और ये बायोमास नीचे ऐसे कंप्रेस होकर बाहर। तो ये टिपिकल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइजिंग है और वेरी यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट निकलता है। फाइन्स बहुत कम होते हैं, क्वालिटी का मटेरियल निकलता है, और इसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारे पास रोज इंक्वायरी आती है, बट क्योंकि इसकी एक जो डिफाइंड मार्केट एक प्राइस पे है, इंटरनेशनल प्राइस पे, तो जैसे ये स्केल बढ़ेगा तो आप ये सोचिए कि डोमेस्टिक मार्केट का तो स्केल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अगर काफ़ी सारे जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, जापान फॉर एग्जांपल, यूरोप में वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बट उस क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, उस क्लास को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस लेवल पे हमें अपने आप को अचीव करना है। आज जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शायद क्योंकि वो तो एक मार्केट पावर प्लांट ने दी है या एक डोमेस्टिक मार्केट ने दी है, बट इसका बहुत बड़ा फ्यूचर अनफोल्ड होगा आने वाले टाइम में, इसको एज ए लीडर इन दिस सेक्टर। फिर देखिए, जो ये एक टिपिकल पैडी स्ट्रॉ से पैलेट बनने का प्रोसेस है। अगर आप देखिए कि पहले कंबाइन हार्वेस्टर चला, जैसे कि पहले बताया गया, उसमें फिर कटर चलता है, फिर रेकर चलता है, और फिर उसके बेल बन के फील्ड में बना दिए। वो बेल इकट्ठे हुए, वो बेल कहीं से ट्रांसपोर्ट होंगे पैलेट वाली इंडस्ट्री में, और वहाँ से फिर वो जो मैंने आपको अभी मैकेनिकल प्रोसेस बताया, प्री प्रोसेसिंग, और उसमें पैलेट बनने का, पैलेट बन के फिर आगे का। तो ये पूरी वैल्यू चेन क्रिएट करनी है, और इसमें 3, एक तो बायोमास एग्रीगेशन, स्टोरेज, फिर उसके बाद में उसको क्योंकि ये कंपनियां डिफरेंट है, जो कुछ आप में से बनेंगे जो बायोमास एग्रीगेटर बन गए या बायोमास डिपो ऑपरेटर बन गए, आपने कुछ वैल्यू एडिशन अपने लेवल पे किया, कुछ आपने अपने सप्लायर के लिए करोगे। तो ये पूरी वैल्यू चेन क्रिएशन इज हैपनिंग, जो अभी जिसका शुरुआत है। तो उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो आप लोग हैं। ये एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर का जो भी मटेरियल पैलेट इंडस्ट्री में गया, अगर ड्राइंग उसकी होगी तो ड्रायर लगेगा, हैमरिंग होनी तो हैमरिंग करेंगे, फिर मिक्सचर में जाएगा, फिर उसका पैलेट मिल में जाएगा। पैलेट मिल के बाद में वो कभी गर्म माल आता माल, तो उसके बाद कूलर लगता है, विच इज़ टिपिकल कूलर, एयर ड्राइंग कूलर जिसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद में उसको जैसे कि आप डिमांड है मार्केट की, किस पैकिंग में वो जाएगा या किस लूज फॉर्म में जाएगा, उस हिसाब से आगे का पैकिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड पैलेट प्रोडक्शन फैसिलिटी
डिपेंडिंग अपॉन हमें कौन से बायोमास को किस कैरेक्टरिस्टिक का और किस मार्केट के लिए हम ये बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाए। ये डिफरेंट कंपोनेंट जो मैंने जैसे अभी पीछे बताया, ये हैमर मिल है, फिर उसका डस्ट सेपरेटर है, फिर उसका कन्वेइंग सिस्टम है, बंकर है, पैलेट मिल है, कूलर है, कन्वेयर है। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट पैलेट लाइन, एक लाइन में कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक जगह से मटेरियल जाएगा, दूसरी जगह पे वो आएगा, पूरी प्रोसेस लाइन बन जाएगी। तो मैं आपसे, क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर एक, क्योंकि इंसिडेंटली मतलब कोई ऐसा पर्पज नहीं था, बरेली का एज अ डिस्ट्रिक्ट प्लान एक बरेली का और एक इंदौर का बना है, जिसमें पैलेट इंडस्ट्री की कितनी डिमांड है, कितना बायोमास अवेलेबल है और कितना बायोमास का पैलेट इंडस्ट्री का डिमांड है, थर्मल पावर प्लांट के पर्सपेक्टिव से और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो उसका एक एनालिसिस किया था। तो मैं उससे कुछ रिजल्ट आपके साथ में शेयर करूँगा। वो आप ही से डाटा कलेक्ट किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री से। तो मैंने कहा इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल का प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये बरेली का आप ही का डाटा से, तो जो हमने पाया, इतने हेक्टेयर लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर या टोटल डिस्ट्रिक्ट का लैंड एरिया है। उसमें मेजर क्रॉप राइस, शुगर केन, मस्टर्ड और ब्लैक ग्राम, ये मेजर क्रॉप हैं जो मोस्टली होती हैं। और जो माइनर क्रॉप्स होती हैं, मतलब जो थोड़े से एरिया में होती हैं, ग्राउंडनट भी था, मेज भी था, सोयाबीन भी था। और एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज दिस मच, दोनों साइकिल का मिला के, खरीफ का भी और रबी का मिला के, तभी आप वो देखिए वो नंबर ज़्यादा है हेक्टेयर का। तो टोटल क्रॉप रेजिड्यू जनरेशन जो हमने पाया 2021 के डाटा के हिसाब से 4094 किलो टन क्रॉप रेजिड्यू डिस्ट्रिक्ट में जनरेट होता है। उसके कुछ यूसेज भी हैं, वो हमने बाद में एनालाइज किया। ये आपके ब्लॉक्स हैं, जो इसमें हर ब्लॉक का स्पेसिफिक डाटा, टोटल एनुअल क्रॉप रेजिड्यू जनरेशन। तो जो हाईलाइटेड फिगर हैं, तो जो मैंने आपको हाईलाइट करते हैं, ये वो वाले ब्लॉक्स हैं जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बायोमास अवेलेबल है या जनरेट होता है। तो आप ये देखिए, और हम एक फैक्टर लगाते हैं बायोमास डेंसिटी का, जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, बायोमास डेंसिटी, ये वो वाले फिगर है। तो इस वाले डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये वाले ब्लॉक में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी वाले ब्लॉक्स में। तो ये पोटेंशियल एरिया है, हमने ये आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे पैलेट इंडस्ट्री लगाने में बहुत, क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमने एनालिसिस करके सरकार को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया। इस टाइप की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। फिर ये उसका मैप में बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ये अगर आप देखें, ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है। हमने ये पांच जो सर्कल लगा हुआ, ये 5 आइडेंटिफाई करके एरियाज बताए जहाँ पे हम उस समय, क्योंकि प्लान ये था कि वो डेमोस्ट्रेशन प्लान लगाने की बात हुई थी CSR के अंदर, तो वो आइडेंटिफाई किए थे हमने बरेली के लिए। ये 5 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे पैलेट रिक्वायरमेंट या पैलेट उद्योग लगाना काफ़ी आसान या बोलो या अपॉर्चुनिटी अच्छी है कंपेयर टू बाकी। तो ये सारे एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ प्लान करने से ये उसका थोड़ा और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कि कितना ये हमारा टोटल बायोमास होता है, कितना उसमें सरप्लस है और कितना टोटल अवेलेबल है। इस टाइप का डाटा जो सरकारी लोग हैं या जो प्लानिंग करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोलेक्ट किया। फिर ये डिफरेंट फॉर्म में अगेन क्रॉप वाइज किया इसमें कि शुगर केन का कितना है, राइस का कितना है,
फिर ये हमारा सिस्मे विच इज़ जिसे ये बोलते हैं आपको क्या तिल, बाजरा, मस्टर्ड और अदर क्रॉप्स। तो सारे क्रॉप टाइप में कौन कौन से बायोमास किस किस सीजन में अवेलेबल हैं, क्योंकि उद्योग जो लगेगा वो उसको 12 महीने बायोमास किस फॉर्म में मिलेगा और उसमें क्या क्या मशीनरी लगेगी, उसके प्लानिंग में ये काम इस टाइप का है। अब हमने ये इसमें जानने की कोशिश करी कि ये अगर मान लो ये पैलेट बन गए यहाँ पे, तो डिमांड कहाँ पे है। तो हमने ये देखा, ये 4 स्टेशन जो यहाँ से करीबन आप मान के चलो 100 किलोमीटर के अराउंड में ये पावर प्लांट्स हैं, जो अभी एक अलीगढ़, पीलीभीत, गोंडा और ये शाहजहाँपुर में ये उनकी कैपेसिटी है। और ये उसमें टोटल डिमांड है पैलेट का 5% के हिसाब से, जो उनको 5% को फायरिंग करना है, तो ये डिमांड है। तो उनकी पर डे की जो डिमांड है वो इसमें निकाली गई। टोटल एनुअल डिमांड इन किलो टन, ये किलो टन है, 3,92,000 टन उनको एनुअली चाहिए इस पावर प्लांट्स में। तो डिमांड देखा, रिसोर्स देखा, और फिर बीच वाला जो है ये पैलेट का, कितने पैलेट इंडस्ट्री यहाँ पे है। अब हमने इस स्लाइड में ये देखा, हमने देखा कि जो टिपिकल जो अगर आप जितने भी नंबर अभी आप देखें, 1 टन पर आवर की जो मशीन है वो एक स्टैंडर्ड मशीन है एग्रीकल्चर रेजिडेंट। बड़ी भी लगा सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये पाया कि यहाँ इसी रीजन में करीबन आप मान के चलो ऐसी पोटेंशियल है 270 स्मॉल 1 टन पर आवर की पैलेट मशीन को लगाने का। ये बहुत बड़ी वो है, मतलब ये नंबर। और ठीक है, क्योंकि ये तो 100% थियोरेटिकल नंबर है, तो इसका आधा भी हो जाए तो आप मान के चलो 100 से ऊपर यूनिट यहाँ पे इस बायोमास से या इस डिमांड से मीट की जा सकती है। फिर हमने ये जानने की कोशिश करी इससे इसमें एम्प्लॉयबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्किल लेबर कितनी चाहिए ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू में या दूसरे, तो वो सारा इसमें एनालिसिस करके पता है। तो इसमें ये पता चला कि टोटल 2500 लोगों को इस उद्योग से जोड़ा जा सकता है, जिनके पास में आर्थिक काम धंधे की कमी है, या तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्लीन एनर्जी के साथ जोड़ने में, स्किल देने में, जो अभी हम बात नहीं कर रहे। इसके को बेनिफिट्स सिर्फ हम अभी उसमें बोल रहे हैं कि इसको वो करो और पावर प्लांट में जाओ वो हमारा क्लीन एनर्जी का टारगेट मीट हुआ, बट इसके साथ में बहुत सारे ऐसे दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपके ही घर के जो यंग लोग हैं वो इस उद्योग से आगे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे आने वाले टाइम में। हम उनको स्किलिंग देने को स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब, उनके साथ में हमने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, तो ऑपरेटर बनाने का, क्योंकि मशीन लगाना तो बहुत आसान है, मशीन चलाएगा कौन। तो ये सारी इकोसिस्टम डेवलप करने का हमारा एक सोच है, जिसके तहत हम आज बात कर रहे हैं। फिर हमने ये मैं आपको स्लाइड सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा रहा। तो हमने करीबन लास्ट ईयर 1000 के करीब फार्मर्स को बायोमास एग्रीगेशन और बायोमास डिपो ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी। मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने इसके बारे में या ज्वाइन किया था, नहीं किया था, आप में जो भी यहाँ हैं, बट किसी ने अगर सुना, ये HPCL ने मैं बोला था, HPCL बताई उन्होंने। तो इसमें काफ़ी सारे वुमेन ग्रुप भी थे, जो आप नीचे वाली फिगर देखिए, यहाँ पे सारी वुमेन ग्रुप थे जिनको हमने इस उद्योग से जोड़ने के लिए कोशिश करी थी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बरेली वाज वन ऑफ देम, क्योंकि वो बेलिंग एक्चुअल बेलर्स जो न्यू हॉलैंड से ला के दिखाया कैसे चलता है, कैसे उसकी रख रखाव होती है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक ऑर्गेनाइज वे में। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेटिव कॉस्ट बताता हूँ कि ये जो अभी आपने 1 टन पर आवर का जो भी मैंने आपको बताया, उसकी कॉस्ट क्या आती है। ये इंडिकेटिव है, मतलब कि ये, क्योंकि मैं कोई तो प्लांट एंड मशीनरी का
आप मान के चलो मोटा मोटा 60 लाख रुपए का खर्चा लगता है एक स्टैंडर्ड मशीन लगाने के लिए। और उसमें जो सब इक्विपमेंट लगते हैं वो ये फीडिंग मशीन, फिर आपका इनटेक एलिवेटर, जैसे मैंने आपको अपने वो पहले वाली स्लाइड में बताया, रोटरी ड्रायर, हैमर मिल, डस्ट सेपरेटर, ये सारे सब इक्विपमेंट, तो उनके कॉस्ट ब्रेकअप उसमें उस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। जैसे कि बताया कि MNRE विच इज CFA फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है इस टाइप के उद्योग लगाने के लिए, तो करीबन आज की डेट में वो 9 लाख रुपए पर 1 टन मशीन के ऊपर सब्सिडी देते हैं, और बाकी सब्सिडी आप दूसरे डिपार्टमेंट से आप देंगे। तो ये एक मोटा इंसेंटिव स्ट्रक्चर बोल लो या प्रोजेक्ट कॉस्ट बोल लो, ये अवेलेबल है। अब अगर मान लो ये उद्योग लगाया और हम उसको चलाएं, तो क्या 1 टन पर आवर का वो है, अगर 80% कैपेसिटी में चलाया और मान लो एक शिफ्ट के बेसिस पे, एक शिफ्ट मतलब कि 8 घंटा उसको चलाया ऑपरेटर ने या लेबर ने, तो उसमें से जो डेली आउटपुट निकलेगी 6.5 टन एक मशीन से बाहर आया। और एज्यूमिंग कि आपने 300 दिन उसको चलाया मशीन को, बाकी दिन कुछ ब्रेक डाउन है या बायोमास नहीं अवेलेबल, तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन बैठाई है। और उसमें ये एजम्पशन ये है कि जो इसमें जो कैलकुलेशन में जो बायोमास का रॉ बायोमास का जो प्राइस एज्यूम किया गया है वो 2000 रुपये पर टन के बेसिस पे किया गया है। तो एनुअल रॉ मटेरियल जो इस उद्योग में जा रहा है वो करीबन 43 लाख रुपए का है। और जो इससे आउटपुट जो निकल रही है वो जो आप थर्मल पावर स्टेशन को जो उनका बेंचमार्क प्राइस में बेच में बाकी सारे खर्चे निकाल के जो आपको एनुअल सेल होगी 146 लाख रुपीस एक शिफ्ट पे इससे निकल सकता है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 43 लाख से करीबन 4 गुना के करीब आप वैल्यू एडिशन कैन बी अचीव विद दिस ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयबिलिटी, क्लीन एनर्जी, क्लीन एटमॉस्फेयर और बाकी सारे कोई मोनेटाइज नहीं किए हुए जो बेनिफिट्स हैं। तो ये उद्योग धंधे जो भी लगेंगे या आने वाले सेटअप होगा, तो ये वैल्यू एडिशन आज की डेट में, अब जैसे ही किसी भी उद्योग में वॉल्यूम बढ़ता है तो ये प्राइस भी कम हो जाता है। जैसे सोलर के अंदर आपने देखा होगा, सोलर जब स्टार्ट हुआ था 2012 में, जो पहला मिशन बना था, तो 18 से 20 रुपए यूनिट का प्राइस था पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में आती है यूनिट की कॉस्ट। तो उस समय बहुत महंगी लगती थी, सभी लोग कहते थे यार 18 रुपये में कौन करेगा। और आज वो सबसे सस्ती बिजली सारे डिस्काउंट चाहते हैं, 2 रुपये 3 रुपये ऐसे ही डिस्कवर होते हैं आप आज की डेट में, क्योंकि वो वॉल्यूम बढ़ गए, उद्योग सेट हो गए, वो रोज नए नए टेंडर आ रहे हैं, नए नए हो रहा है, और आप आज की डेट में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो कोई भी चीज़ होने के लिए जो स्केल पहुंचना है वो टाइम बाउंड है, उससे फिर ये चीज़ें धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड लेवल पे आने वाले हैं। और जो पुरानी व्यवस्था थी नई व्यवस्था में शिफ्ट हो, वही हम चाहें या ना चाहें ये तो होना है, मतलब इस सोच को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें ये एक पैलेट इंडस्ट्री पर केजी पर टन या पर केजी के कॉस्ट हैं। अगर रॉ मटेरियल 2 रुपये का है, उसका ट्रांसपोर्टेशन 50 पैसे जो फील्ड से आप अपने यूनिट तक लेके आ रहे हैं या स्टोर तक लेके आ रहे हैं, और करीबन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3 रुपये के करीब आती है, टेंटेटिव नंबर है। टोटल एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल और सब मिला के 5.5 रुपये किलो का खर्चा, और उसके ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन 75 पैसे आप जोड़ लो जो 100 किलोमीटर के रेंज में, और सेलिंग प्राइस एवरेज 7.5 रुपये के करीब में थर्मल पावर स्टेशन आज की डेट में लेता है। तो 1 रुपये 75 पैसे पर किलो पैलेट का प्रॉफिट इस उद्योग से आज की डेट में अवेलेबल है।
और अगर आपको लोकल डिमांड इंडस्ट्री में ज़्यादा है तो आप वहाँ ज़्यादा बेच लो। तो ये, और इंडिया में हम फ्यूल के हंगरी हैं। हमारी 80% नीड जो है एनर्जी की वो बाहर देशों से आती है। कोयला नहीं हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये तो बढ़ने ही वाला है, जो 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 ये बायोमास एनर्जी की हम जो आप कर रहे हैं। फिर ये मैं आपको ना, क्योंकि आप लोग सब परिचित होंगे इस प्रोग्राम से, क्योंकि मुझे बायोमास एग्रीगेशन के ऊपर भी थोड़ा सा, तो ये जो CRM वाली जो स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, उसके तहत ये जो बायोमास एग्रीगेशन और कलेक्शन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी मशीनरी का प्रोविज़न दिया गया है और आप सब परिचित होंगे इसमें। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इम्प्लीमेंट की जा रही है ये वाली स्कीम। तो इसमें 2 अपॉर्चुनिटी हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा। तो बायोमास सप्लाई चेन में जो भी उस उद्योग में जोड़ना चाहता है तो इकट्ठा करना और उसको बेल फॉर्म में करना। तो ये एक बेलर है जो आप देख रहे हैं, ये स्टेशनरी बेलर है जो गांव के अंदर ही लग सकता है। जैसे आपने जो पहले देखा तो फील्ड में वो रेक करके बाहर में वो कलेक्ट करके वहीं पे छोड़ रहा था, वो फील्ड वाला है, वो मोबाइल है। एक बेलर आता है जहाँ पे आपने लोग ला के आपको ट्रैक्टर के थ्रू छोटे से डिस्टेंस में आपके यहाँ पे लगा दिया, आपने बेलर लगाया और वो बेल में स्टेशनरी बेलर में बेल बनाना और स्टोर करना रहता है। तो वो आपका बिजली से भी चल सकता है, जरूरी नहीं उसके लिए डीजल चाहिए। तो ये बायोमास एग्रीगेशन और बायोमास डिपो के लिए बहुत बड़ा, छोटे छोटे जो डिपो बनेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए सरकार जो है अभी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो CRM की स्कीम के अंदर आप लोग सबको मालूम ही है, ये जो लिस्ट ऑफ मशीनरीज हैं उसका कितना अनुदान है, असिस्टेंस देती है सरकार, और उसका जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है ये स्टैंडर्ड ही है आपके पास। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट वाली मशीनें हैं जो उसमें लिस्ट हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये वाला जो बाद में जो ऐड किया गया बेलिंग मशीन, जो हम अभी जो XC2 के लिए काम आती है, जो उसको इंस्टीट्यूट के अलावा वो भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है इस वाली स्कीम के अंदर। और अगर आप रेक्टेंगुलर बेलर लें तो उसमें 50% का अनुदान है, करीबन 6 लाख रुपये की सब्सिडी है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लें, अगर आप कम्युनिटी लेवल पे या FPO लेवल पे लेंगे तो इसका 80% शायद कॉस्ट सरकार। फिर सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसमें क्रॉप रेजिड्यू पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये स्कीम लास्ट ईयर दी गई। इस स्कीम के तहत जो भी ये सप्लाई चेन मैकेनिज्म एग्रीगेशन डिपो का लगाना चाहता है तो उसमें आपको स्टेक होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट 65% सब्सिडी देती है, विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के। उसमें आपको जोड़ना है इंडस्ट्री को साथ में, जो 25% उसमें कंट्रीब्यूट करेगा मशीनी में। उसमें वो थर्मल पावर स्टेशन भी हो सकता है प्राइवेट वाला, उसके अंदर इंडस्ट्री भी हो सकती है, या उसमें CBG भी हो सकता है। वो सारे लोग जो इस बेल को या इस बायोमास को इकट्ठा करके यूज़ करना चाहते हैं वो इसमें 25% अनुदान देगा इस स्कीम के तहत, और 10% असिस्टेंस जो ये काम करेगा, जो एक्टिव उसको कंट्रीब्यूट करेगा। 65%, 25%, 10%, ऐसे एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट से ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिपो क्रिएशन का स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टेन स्टेट्स में अलाउ किया। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, ये इसके ब्रॉड कौन उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उसके बेनिफिशियरी फार्मर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर हो सकते हैं,
कोई रूरल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो वो हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, और जो फीड स्टॉक कलेक्शन टारगेट जो है जो इंडस्ट्री ने दिया वो उसको अचीव करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ने तो 25% लगाया तो उसको तो अल्टीमेटली बायोमास से ही है ना, तो वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करेगा अपफ्रंट, तो आपको कहीं उसके लिए मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर 2 लेवल की एग्रीगेशन है स्केल की, एक 3000 टन एनुअल और एक 4500 टन पर सीजन। ये करीबन 1 करोड़ रुपए का प्रोविजन है करीबन 3000 मीट्रिक टन के लिए, और करीबन 1.4500 मीट्रिक टन बायोमास को इकट्ठा करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर का सरप्लस है या इंडस्ट्री है जो डिमांड है, ऐसा फैसिलिटेशन करके एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करना जिसमें आप भी स्टेक होल्डर हो। आप सिर्फ बायोमास को जलाने वाला या बायोमास से टिक नहीं है, आप एग्री एंटरप्रेन्योर बने, आपको उसका एक सस्टेन इनकम बियॉन्ड आपका जो फार्मिंग से आता है उसके बाद। तो ये सोच से मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं जो आप जिसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बहुत कुछ कहने के लिए है, बट क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है सबका, किसी का क्वेश्चन आंसर हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अगले सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री मनमोहन, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनका जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का वो है फाइनेंस असिस्टेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन बी अवेल्ड बाय फार्मर्स, एफपीओज, बिल्डिंग एंटरप्राइजेस। तो सर प्लीज आप मंच पे आएं। यहाँ पर सब लोग हिंदी के जानकार बैठे हैं, इसको हिंदी करवाओ। जी सर बिल्कुल, आप हिंदी में ही। हाँ, हिंदी में दिखाओ। मेरे सर आ गए हैं, आपको हिंदी में ही समझाया जाएगा। तो शायद आपके जो प्रश्नोत्तर होंगे उन्हें मुझे देने में आसानी रहेगी। जैसे शब्दों सिंह ने आपको शुरू में बताया था ना, भारत सरकार ने प्राथमिक ऋण क्षेत्र के लिए सुरक्षित सीमा तय की है रिजर्व बैंक की। पूरे ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र को बैंक को देना अनिवार्य होता है, उसमें से 40% छोटे उद्यमियों को देना जरूरी है। तो ये जो यूनिट है, अगर ये आप लगाना चाहते हो, और ये कोई भी बैंक लोन लेने से क्या देखता है, उसको लोन वापस किधर से मिलेगा, या लोन लगाने वाला कैसा है, क्या वहाँ जो उसका रॉ मटेरियल है, खुला माल है, वो वहाँ उपलब्ध है, उसके पास जगह है, उसके पास बेचने के लिए संसाधन है। सुनो भैया, सुनो। हाँ, सुन लो यार। जो वस्तु बना रहा है कि बाजार में क्या बिक पाएगी, तो अगर ये यूनिट में अगर आप चाहते हो तो देखिए आपके पास रॉ मटेरियल जो है, दूसरा जो है वो उपलब्ध है। आपके पास गन्ने की खोई है, गन्ने धान का भूसा है, गेहूं का भूसा है, और बहुत सी चीजें। जो भी चीज खेत में चल सकती है उसका प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। ये करके आपने ले लिया मशीनें, बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। 50% लगभग अनुदान अभी आपने देखा कि उपलब्ध है। अब 50% अनुदान उपलब्ध है, 50% आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ उस पैसे का बैंक से भी लोन ले सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी कई यूनिट गुजरात में फाइनेंस की हुई है जो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मैंने भी एक यूनिट फाइनेंस की थी गुजरात में, जो इस तरह की बना रही है।
लेकिन बस इसमें एक चाहिए क्या कि आपको माल तैयार है, आप बताओ 1 करोड़ की यूनिट लग रही है, 1 करोड़ की लग रही है ना, दिखाया अभी 50 लाख का लगभग सब्सिडी मिल रही है, अब बचे 50 लाख। अभी इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं जोड़ेगी, मतलब यूनिट चलाने के लिए आपको जो चलाने के लिए पूंजी चाहिए वो इसमें नहीं जोड़ेगी, वो और जोड़ेगी, वो पूंजी भी बैंक दे देती है। बस इच्छा शक्ति ये चाहिए होती है कि आपकी ईमानदारी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, निर्मा का नाम सुना आप लोगों ने? सुना ना? सब लोग निर्मा यूज करते हैं। निर्मा के मालिक थे करसन भाई पटेल, मैं मिला उनसे। वो क्या करते थे कि घर में बैठ के सोडा और वाटर मिला मिलू के घर में बैठ के पाउडर बनाते थे और साइकिल पर चल चल के घर घर बेचते थे। तो जो सर्फ होता है उसमें एक केमिकल पड़ता है, उसकी फैक्ट्री भारत में नहीं थी, वो बाहर से आती थी। आज निर्मा के पास ऐसी 3 फैक्ट्रियां हैं। आपको मालूम होगा निर्मा इंडस्ट्री कितनी है? हजारों करोड़। और निर्मा को बैंक ने कितना लोन दिया था किशन भाई पटेल को? 20,000। कितना? तो अगर 20,000 रुपए में वो ये सोच के हो जाते बेईमान कि मुझे 20,000 रुपए वापस नहीं करना है, तो आज निर्मा यहाँ खड़ा होता क्या? तो अगर हमारे मन में भी यही आ जाए तो ईमानदारी के आगे कोई भी बैंक आपको हमेशा सहायता देता है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके अड़ोसी पड़ोसी चलेंगे, आपके साथी चलेंगे, लेकिन बैंक जो होगा वो सबसे ज्यादा खुश होगा। अब नहीं, जो बैंक जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण देता है ना, उसमें किसानों को तो बहुत अनुदानित लोन देता है। जैसे किसान कार्ड में लोग 4% लोन देते हैं, तो यहाँ भी जो लोन मिलता है उसमें 9% पे लोन मिलता है। कोई दूसरी इंडस्ट्री अगर लगाए, दूसरा उद्योग लगाए, तो वहाँ जो उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा, अभी तो हमने फैक्ट्री की बात की मशीनी तक, अभी उसकी चलाने की बात नहीं की। चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए भाई। माल आपने बेचा, खरीदा, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। फिर बेचा तो तुरंत भुगतान थोड़ी मिल जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। उस चक्कर को घुमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। उसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो उस कार्यशील पूंजी के लिए भी बैंक लोन दे देता है। दूसरी क्या होता है, और कोई फैक्ट्री जैसे लगती है तो मान लीजिए 1 करोड़ की अगर पूंजी, 1 करोड़ का बिक्री होती है तो बैंक 20 लाख रुपए का लोन दे देता है। लेकिन ऐसी जो छोटे उद्योग होते हैं इनको 25 लाख तक दे देता है। 1/4 आपकी टोटल बिक्री का 1/4 तक दे देता है। या आपका मान लीजिए 6 महीने में घूम रहा है तो दो घूम रहा है तो उसमें और ज्यादा दे देगा। बस चाहिए क्या? आपकी योजना। अब योजना तो इधर से बन के आ रही है, ये दिख रहा है ना कि ये माल बिकेगा, बाजार मौजूद है, सिर्फ बैंक को कोई परेशानी नहीं। अब आपके मन में कोई विचार आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं आप। क्या साहब लौट फेर का भाई है जी, अभी हम जब उद्योग लगाने की बात करें लोन लेने से पहले ये भी तो देखा जाए आप उस लायक हैं या नहीं है, आपकी क्षमता है या नहीं है ना? आपके पास कोई संसाधन है या नहीं है? कि मतलब वो हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमें गिरवी धन की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर इसका मतलब मीटिंग झूठ है। सुनिए, बैठिए आप। अगर किसी भी उद्योग में अगर आपका पैसा नहीं लगाना तो वो उद्योग चलने वाला नहीं है। अगर किसी भी उद्योग में, इवन घर में भी आपका पैसा नहीं लगा है तो आप घर बना के सही से नहीं रखोगे, खंडर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपका पैसा लगे। जब आपका पैसा लगेगा नहीं तो आपका उसमें हित नहीं जुड़ेगा। तो भाई साहब ये भी क्यों बताया जा रहा है कि गिरवी धन की कोई कहाँ बताया? तो नहीं बताया।
राइटिंग है मेरे पास। सीधी वो उससे आप गलत समझ रहे हो। बैंक की एक स्कीम है CGTMSE। क्या होता है, बैंक जो आपने लोन दे रहा, आपको जो लोन दिया ना, अब लोन देगा तो बैंक जो सोचेगा भाई हम इसके लिए गवाह चाहिए, है ना, हमारा लोन डूब जाएगा तो हम इस लोन को सुरक्षित कैसे करें। तो भारत सरकार की एक स्कीम है CGTMSE। उसमें क्या है कि बैंक सरकार आपके लोन की गारंटी लेती है, लेकिन पैसा तो आपको भी अपना लगाना पड़ेगा। मान लो बैंक ने 1 करोड़ लगा दिया, आपके पास 10 लाख भी नहीं है, नहीं देगा ना बैंक, कैसे दे देगा आप बताओ। लगाते हैं तो भी बैंक नहीं देती। तो खड़े होगा बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास संसाधन है, सरकार तक आपके पास जमीन है, अगर ये फार्मर्स का ग्रुप बना ले आप, अगर जमीन इतने पैसे की होती तो हमें इतना बड़ा उद्योग लगाएंगे। तो आप फार्मर्स का ग्रुप बनाइए ना, ये सारी चीजें आप फार्मर्स का ग्रुप बनाइए ना। लगाना भी चाहता है सगे भाइयों की पट्टी नहीं है, आप ग्रुप बना रहे हो। अब इसका तो कोई समाधान नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, कोई भी उद्योग या कोई भी प्रयास तभी सफल होते हैं जब वो आपकी अंतरात्मा से किए जाए, जिसमें आपकी अंतरात्मा आपका हित नहीं छिपा है। पहले तो आपका हित होना चाहिए उसमें, और हित कैसे होगा आपका पैसा। जब तक आपका पैसा उसमें नहीं लगा है तब तक आप उसमें काम नहीं करोगे। कोई सा ले लो आप, पहले हित आपका होना चाहिए उसमें, और हित के लिए चाहिए क्या, ज्ञान और पैसा दोनों चाहिए। अब आप खाली हाथ नहीं चले जाओ कि साहब मैं 1 करोड़ की ये यूनिट लगा रहा हूँ, ये लोन दे दो, तो दे देगा क्या, नहीं देगा। आप भी सोचो मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं आपसे कहूँ 100 रुपये दे दो, तो मुझे दे दोगे क्या। पहले आप ये देखो 100 रुपये वापिस किधर से आएंगे। तो ये योजना बहुत बढ़िया है। 1 करोड़ से आप बताओ ऐसी कौन सी उद्योग है जो 1 करोड़ से 50 लाख पैदा कर सकता है साल में। लेकिन मेहनत तो है, और मेहनत करके ही पैदा होता है। अब जैसे आप बताओ, जैसे और कोई उद्योग आप लगाओ तो 11% तक का ब्याज जाता है, लेकिन अगर यही उद्योग लगाओगे आप प्राथमिकता क्षेत्र में लगेगा तो ये 9% ब्याज पे मिल जाएगा आपको लोन। अब लोन 9% में भी मिलेगा। अब तो आपका बैंक रिकॉर्ड भी तो देखेंगे जब आप लोन लेने जाओगे कि अभी आपने और पीछे के लोन लिए उसमें कितना डिफॉल्ट करा, कहाँ बेईमानी करी, कितना समझौते करे, वो भी तो देखेगा, है ना। और पीछे से तो आप खराब करके बैठे तो कैसे मिल जाएगा। 30% देना पड़ता है। जो लोग कमीशन देते हैं उनको कोई रोक नहीं, ईमानदार लोगों को दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बैंक का साहब एक सूत्र में आपके सारे आंकड़े, सरकार के और आपके सारे आंकड़े बैंक मैनेजर एक लाइन में क्लियर कर देता है कि ये हमारा अधिकार है, तुम्हें लोन दे या ना दे। ये तो उसका अधिकार रहता है। नहीं हम देखिए, सारी प्रॉपर्टी पूरी करें, 10% अपना भी लगा दें तो भी वो कह देते हैं अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो मैं बताऊंगा, मैं अभी निर्मा का नाम मैंने सुनाया ना आपको, सुनाया ना, है ना। अभी रिलायंस कहाँ से कहाँ खड़ा हुआ आपको मालूम। रिलायंस के मुकेश अंबानी क्या करते हैं, उनके पिताजी धरातल पे भी तो आए साहब, धरातल पे ही है। और गुजरात की बात है साहब, गुजरात में यहाँ फर्क है बरेली में। मैं आपको बरेली की बताऊं, बरेली की बताऊं, बरेली में राजश्री वाले हैं, राजश्री मेडिकल कॉलेज है। क्या करते थे उनके पिताजी मालूम है आपको, राशन की दुकान थी, ओटा। आज वो कहाँ खड़े हैं। अब आप ऐसे बात करोगे वाद विवाद करना बहुत सरल होता है। आप हर बात
कि अच्छी चीजें पकड़ो, कोई भी होता है उसमें कमियां हर जगह होती हैं, ये पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। जो चाहता है वो बढ़ जाता है। आप बैंकोल वालों को ले लो, आप बैंकोल को बांटते हैं ना, है ना? घनश्याम की क्या फैक्ट्री थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है घनश्याम जी। अब वो कुछ ही हो, हमारा 600 करोड़ रुपया है उनके ऊपर, कितना है? 600 करोड़। और कहां से शुरू हुए थे? माधवबाड़ी में छोटी सी दुकान, एक छोटी सी फैक्ट्री थी उनकी, और ये ज्यादा पुराना काम नहीं है, लगभग 30 साल पुराना। आपकी बात अगर पूरी हो गई हो तो एक बात हो रही अगर आप पहले सुनेंगे बात तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ पाएगी, फिर आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर के लिए हमारे पास एक और सेशन है। हम उस दौरान आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी सर आप शुरू कीजिए। सबकी जो सवाल हैं आप लोग प्लीज लिख लीजिए। सबको पेंसिल और नोटबुक मिली है? हाँ, तो प्लीज आप लोग अपने सवाल नोट कर लीजिए और तब पूछिएगा। सर ने कहा था तभी सवाल पूछे थे लोगों ने, आप पूछे कहा था। सवाल और वाद विवाद करने में अंतर होता है सर, आप तो सीनियर हैं, जानते हैं। तो देखिए, लोन लेने में सबसे बड़ी आती है समस्या गारंटी की। तो गारंटी की समस्या भारत सरकार ने समाधान कर दिया। भारत सरकार इसकी खुद गारंटी ले लेगी, बैंक आपसे एक्स्ट्रा गारंटी नहीं मांग रहा। अब आप कहोगे आपके साथ कुछ मूल पूंजी तो होगी ना, कोई भी आप काम करोगे तो मूल पूंजी तो चाहिए। मूल पूंजी तो बैंक नहीं दे सकता, तो किसी को जोड़ लगाने के लिए जब तक आपके पास अपना पैसा नहीं है तब तक मतलब कैसे होगा। अब उसके लिए एक बताया, फार्मर का ग्रुप बनाना, किसानों का समूह बनाना और उससे लगा नहीं। अब मान लो 200 किसान मिलकर ये यूनिट लगाते हैं तो 200 परिवार जुड़े हैं ना, उनके बच्चे भी तो जुड़े हैं ना, तो 200 मिलके लोन लेंगे एक साथ, तो ये नहीं चलेगा क्या? 200 किसानों को खेत है ना, चलते नहीं चलते। लेकिन अगर अभी जैसे घर में नहीं चलेगा था तो ऐसा तो नहीं है, कैसे चलते तो आप बता दीजिए सर। तो जैसे मैंने बताया ना कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, तो ये थी कि प्रधानमंत्री वो ये सूक्ष्म और लघु बैंकों के लिए योजना थी, तो मैंने बताया 1 करोड़ तक का अगर आपका इसमें 3 होते हैं, छोटे, बहुत छोटे, सूक्ष्म और मध्यम। तो 1 करोड़ का अगर आपका प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है तो सूक्ष्म, बहुत अति सूक्ष्म में वर्गीकृत किया है, तो उसको बैंक वरीयता देता है ऐसे लोग। अब इसमें भी है, अगर SC ST OBC के लोग आ रहे हैं, ऐसा सुन लो मेरी, अगर इसमें SC ST OBC के लोग आ रहे हैं और महिला आ रही है तो उनको 25% के हिसाब से सहायता मिल जाती है, और जो दूसरे लोगों को 20% के हिसाब से सहायता मिल जाती है। तो बैंक जो है SC ST OBC और महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इनकी स्कीमें अलग से प्रोविजन करता है। लैंड पे मार्जिन देता है बिल्डिंग बनाने पे, उसमें 30%, जैसे 1 करोड़ की बिल्डिंग है तो 30 लाख रुपए आपका अपना होना चाहिए। और प्लांट और सिटी 1 करोड़ की, जैसे 50 लाख की मशीनरी थी, 30% उसमें आपका योगदान होना चाहिए। अब आपका योगदान नहीं है तो मतलब नहीं हो पाएगा। हाँ, आप इसको छोटे स्टेप पे भी शुरू कर सकते हैं, छोटे स्टेप पे भी शुरू करते हैं, 10-15 लाख के लोन लेके भी शुरू कर सकते हैं।
जिनके सवाल रह गए हैं, किसी भी ये जो 2 सेशन अभी आपके हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल रह गए होंगे उनके आंसर आप ले सकते हैं, उसके उत्तर आपको उस सेशन में मिल जाएंगे। अभी हम लोग एक छोटा सा टी ब्रेक करते हैं 15 मिनट का। आप लोग चाय लीजिए, उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। अरे अनाउंस कर दो भाई। जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है कि हम चाय को 10 मिनट रोक देते हैं, हमारा आखिरी सेशन है, उसके बाद चाय का कार्यक्रम शुरू करते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा जो एक सेशन है, उसके बाद हम चाय का कार्यक्रम शुरू करेंगे और फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। सभी ध्यान दीजिए, हम दूसरे सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रीम फॉर फार्मर FPO। बढ़ जाएंगे 10 मिनट में। सभी यहाँ ध्यान दें, फार्मर्स FPO एंड एंटरप्राइजेस के लिए इस विषय पर आप सबके साथ विचार साझा करने के लिए और इसे समझाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर RS सागर, CRM KVK बरेली। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं RS सागर, कृषि विज्ञान केंद्र IVR बरेली से आपके बीच आया। मुझे मालूम है कि खाना खाने के बाद आपको बैठना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और जो आपके प्राण जिसका जो उद्देश्य था ना कि बायोमास का हम किस प्रकार उपयोग प्लेट के माध्यम से करेंगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम इस पर ज़्यादा फोकस न डालते हुए जो मेन चीज़ है कि ये बायोमास 2 प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। एक तो जो हमारे फील्ड है उनका हम फील्ड में उपयोग करते हैं, एक बायोमास को हम बहुत सारे उद्योग हैं जो है उनके लिए यूज करते हैं। उसमें से आज हमारा जो ये थर्मल पावर जो कोयला आधारित उद्योग है ना, उसमें हम प्लेट के माध्यम से किस प्रकार जो उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सुबह से जानकारी दी जा रही है। तो इसमें क्योंकि हम तो आपके बीच में हमेशा रहते हैं, तो और इसके क्रॉप रेवेन्यू के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम भी जो KVK के माध्यम से आपको जानकारी, क्योंकि KVK के माध्यम से
2017-18 से ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें ग्राम स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, मेला, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, बहुत सारे प्रोग्राम आपको और इसमें एग्जीबिशन भी किए गए। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि फसल अवशेष कोई नई चीज़ है नहीं, और पुराने आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि ये समस्या आई क्यों? इस समस्या का कारण है कि एग्रीकल्चर में जो यंत्रों की सहभागिता बढ़ी, और जो हमारे गाँव के किसान भाई थे जो पारिश्रमिक है, उनकी श्रमिकों की लागत ज़्यादा बढ़ गई। अब 500 रुपये से नीचे कोई भी श्रमिक आपको नहीं मिलता है। तो लोग क्या करेंगे? मैकेनाइजेशन की तरफ चलेंगे, यांत्रिकरण की तरफ। तो यंत्रों के द्वारा जब हम कोई चीज़ काटे, जो आप हंसिए से फसल की कटाई करते थे, वो जमीन से रगड़ करके कटाई करते थे, उसमें अवशेष का जो जड़ बच जाती थी, उतना भाग आपका उस खेत में रहता था। तो लगभग 5 से 10% शेष भाग आप उन अवशेषों को पशुओं के चारे के रूप में, ठीक है ना, आपके पशुओं के चारे के छप्पर के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं उनके रूप में यूज कर लेते थे, तो भी समस्या नहीं आती। ये समस्या कंबाइन हार्वेस्टर जब तक चला है और जो श्रमिकों की गांव में कमी हो गई, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। यदि आज भी यदि कंबाइन हार्वेस्टर और जानवरों की कमी, क्योंकि आज पर जो पशुपालन आधारित है वो खेती ना के बराबर हो गई है, सब यंत्रों के द्वारा ही खेती हो रही है। तो इस खेती का आपको यही करना है कि जो अवशेष है, उन अवशेषों को या तो आप अपने खेतों में, जिस खेत में उसी खेतों में मिक्स करें, और या एक सीटू जो होता है उनका दूसरी जगह पर, जैसे कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट में यूज करना है, मशरूम कल्टीवेशन में यूज करना है, पावर प्लांट में जो कोयला आधारित पावर प्लांट में उनको ये आपूर्ति करके, कि जो इससे क्या होगा कि आपको कुछ इनकम भी होगी और आपके खेत से इन अवशेषों का जो है। तो इसके लिए ब्लॉक लेवल पर राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए, क्योंकि हर किसान को इस तरीके के प्लांट लगा नहीं सकता है। बेलर भी काफ़ी महंगा है, और बेलर के साथ साथ, क्योंकि एक बेलर की कीमत मेरे हिसाब से 8 से 10 लाख आती है। एक बेलर जो कंप्लीट तैयार होकर आता है वो 8 से 10 लाख के बीच में आता है, तो हर किसान उसको ले नहीं सकता है। तो ये जो हमारे एपीओ है, जो लोकल एपीओ है या फार्म मशीनरी बैंक है, उनके माध्यम से ग्रुप बना करके उन पर हायर करके वहाँ से किराए पर लेकर के, और आप अपने अवशेषों के बंडल या जो आयताकार और गोलाकार बेलनाकार होते हैं, उस तरीके के बना करके इनका ये बेलर का एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको जो अवशेष आते हैं उनको यदि हमको दूसरी जगह पर भेजना है तो वो सुविधाजनक, क्योंकि आपकी पराली एक ट्रक में भरोगे 10 कुंटल पराली नहीं आएगी, लेकिन जब आपको एक सॉल्ट फार्म में बेलर के माध्यम से एक आयताकार या बेलाकार रूप में उसको दे दिया जाए और सॉल्ट बनाए, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में आराम देती है। तो वो इजली आप जहाँ भी भेजना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं पावर प्लांट में भेजना, तो इजली से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ये बेलर का मेन उद्देश्य है। उसके बाद बेलर इसको किस प्रकार यूज करना है वो हम सुबह से आपके बीच में ये सुनाया जा रहा है। तो फसल अवशेषों को और ज़्यादा मैं सोचता हूँ आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। सभी जो आपके मेन मुद्दे थे, कैसे लोन मिलना है, कैसे इसको मार्केटिंग करना है, तो वो सभी मुद्दे आपके आ चुके हैं। सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको चाय पीने के बाद बहुत जल्दी पड़ी है घर जाने की, जबकि ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए ही है। ये आप सब देख ही रहे हैं ना, ये आपको हम कई बार दिखा चुके हैं, तो ज़्यादा इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप इन अवशेषों को अपने खेतों में जला देते हैं, उसमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, और जितने सूक्ष्म तत्व जो जमीन में पाए जाते हैं वो सब आपके अवशेषों में, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा सिद्धांत है
कि आप या तो इन अवशेषों को अपने खेतों में मिलाएं या इनका दूसरा उपयोग में इनको किया जाए। खेतों में क्या है, आपके कार्बन पदार्थ की मात्रा बहुत कम बची है, तो मैं एज ए एग्रीकल्चरिस्ट आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इन अवशेषों को यथास्थान पर इन सीटू यानी अपने खेतों में मिलाएं, क्योंकि आपके जो खेतों की हालत है वो लगातार रासायनिक खादें के प्रयोग करने से जो उसकी उर्वरता शक्ति, जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो मतलब कम होती जा रही है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए, जैसे हम पहले गोबर की खाद, हरी खाद आदि अपने खेतों में लगाते थे या डालते थे, लेकिन आज की स्थिति में क्या है, कुछ नहीं, रासायनिक खाते, घास मारने की दवाई भी, कीड़े मारने की दवाई भी, बीमारी की दवाई, तो हम सब यही करते हैं। तो इससे क्या है, जो हमारी मिट्टी है वो मिट्टी हार्ड हो चुकी है। तो इस मिट्टी में आपका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे जब मिट्टी हार्ड हो जाती तो आज आपने पानी दिया, ठीक है, उस पानी को एक सप्ताह के बाद देखेंगे पूरा पानी की अवस्था हो रही है। कारण क्या है कि उसके अंदर रेजिड्यू, जो जमीन के अंदर आपका अवशेष होना चाहिए था, जो मॉइस्चर को रोकता है, वो है ही नहीं। तो आपने पानी दिया, धूप लगी, वो ऊपर इतनी जमीन हार्ड हो सकी कि उसमें अवशोषण, पानी अवशोषण की क्षमता ही नहीं रही। तो पानी का, तो आपको ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता, ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से तो ये तो कोई बात, और जो ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, यदि आप लोग एक ग्रुप में, एक पीओ आपके पास है, कस्टमाइजिंग सेंटर है, उनके माध्यम से यूथ, इसमें जो हमारे बेरोजगार यूथ हैं वो भी एक ग्रुप बना करके, जैसे आपने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, फार्मर्स के भी होते हैं, वुमेन के भी होते हैं, तो इस तरीके के ग्रुप बना करके आप इन छोटे छोटे उद्योगों को लगा करके, या जैसे प्लेट मेकिंग है तो प्लेट मेकिंग के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको ये सारी जानकारी दी गई है। तो उसमें हमारा एक जो बेरोजगार युवक है उनका ये ग्रुप बना करके इस काम को ब्लॉक लेवल पर कर सकते हैं। सिंगल करना संभव नहीं है, लेकिन एक ग्रुप बना करके उस ग्रुप में अच्छे लोग होने चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कि आपने 50 आदमी सेलेक्ट किए, उसमें 10 आदमी ऐसे हैं जो आपके काम के, 40 आदमी बेकार, तो आपका कोई भी धंधा सफल नहीं होगा। उसमें अच्छे समझदार लोगों की आवश्यकता है। इस तरीके से आपका ये एक बढ़िया प्रोग्राम है रहा। और मैं तो ये सोचता कि आपको एक काल पर बुलाया, क्योंकि होली के बाद ज़्यादातर लोग 2-4 दिन रिश्तेदारी में जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, फिर भी आप लोग इस प्रोग्राम में मैं सोचता हूँ आए हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। और बहुत दूर से, जैसे हरियाणा से जो NPTI के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्यों आए, वो आपके लिए आए, आपको जानकारी देने के लिए आए कि आप उसका फायदा उठाएं। बरेली में तो हम लोग यही रोज ही बात करते हैं, जब बाहर से कोई आता है तो उनकी बातें थोड़ा अच्छे से सुननी चाहिए। जो भी वो बोल रहे हैं वो आपके भले ही है, क्योंकि हम भी आपकी ही सेवा कर रहे हैं, वो भी आप ही की सेवा के लिए है। क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, हम जो भी करते हैं वो किसानों के लिए करते हैं, लेकिन किसान कभी कभी का इतने उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे बैंक मैनेजर साहब थे, भाई लोन की भी कुछ अपनी अपनी वो होती है कि आपका क्रेडिट क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, आप डिफॉल्टर तो नहीं रहे, आपके पास यदि आपका मान लीजिए वर्किंग जो भी किया वो फेल हो गया तो आपकी रिकवरी कहाँ है, वो सब जांच करते हैं। जांच करने के बाद ही आपको, भले प्राइम मिनिस्टर हमारे बोल देते हैं कि भाई कोई गारंटी नहीं है, बगैर गारंटी लोग आप सुनते हैं, ऐसा नहीं बोलना। और जब बैंक के पास जाओगे तो आपको पूरी फॉर्मेलिटी बराबर करनी होती है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने सबको ये चीज़ें आपको दिखाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यदि आप ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए इन अवशेषों में आप आग लगाते हैं, सुनते जो भी है आपका धान है, तो 1 टन या 1 एकड़ में कितने % नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी, जैसे आपने इनको आग लगाई तो 100% लगभग नाइट्रोजन का नुकसान होता है।
फास्फोरस का लगभग 25%, ठीक है, और इसी प्रकार पोटास का और सल्फर का भी लगभग 20% के आसपास नुकसान होता है। तो इस नुकसान यदि हम इनको आग लगाते, यदि हम इनको अपने खेतों में मिलाते हैं, तो जब हम इनको अपने खेतों में मिलाते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसमें हमारी कमी आती है, क्योंकि 10 टन पुआल में 5.5 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है और उसमें 2.3% के आसपास फास्फोरस और 25% के आसपास पोटास और सल्फर की जो मात्रा पाई जाती है वो 1.3 के आसपास होती है। जब हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका बायोमास जैसे गेहूं की फसल है आपके पास, तो 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन कितना होता है लगभग? 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन कितना होता है? 40 कुंटल। तो आपके उस खेत से बायोमास कितना आएगा लगभग? जब हम बायोमास की बात करते हैं ना, हाँ, वो 40 से मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा ही बायोमास आता है, कम नहीं आता है। तो आपका इसी प्रकार ना, तो आप जैसे अभी हमने बोला कि 5.5, तो आपने यदि 5 टन, तो इसको 5 गुना कर दो ना, 1 टन जलाने से कितना नुकसान हुआ? 5.5 का है नाइट्रोजन में। यदि 50 निकला तो कितना हो गया? लगभग 30 किलो के आसपास नाइट्रोजन का नुकसान है। ऐसे ही आपका फास्फोरस का, पोटास का और सल्फर का, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये जो अवशेष होते हैं ना, इन अवशेषों में जितने भी हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, क्लोरीन, है ना, तो ये सभी पाए जाते हैं। ये इनको हम नष्ट कर देंगे तो ये अल्टीमेटली आपके नष्ट हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारी आपकी योजनाएं गवर्नमेंट ने दे रखी है और ये 17-18 से ये इस बरेली में देते हर जिले में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जो बरेली में शुरुआत में जब प्रोग्राम हुए थे तो उस समय यहाँ फायरिंग की घटनाएं 271 थी, जो आज की डेट में 73 के आसपास है। जो डिस्ट्रिक्ट का डाटा है वो 73 का है। शुरू में 271 के आसपास, 271 के आसपास यहाँ जलने की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं छोटी है, जो रिमोट के द्वारा, जो सेंसिंग के द्वारा पकड़ी नहीं, वो लगभग ये घटनाएं थी। तो स्कोप तो डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई दाएं बाएं करके थोड़ा बहुत अभी भी बर्निंग के, लेकिन वो पंजाब जैसी स्थिति नहीं है। आप पंजाब में भी देखिए, आप कुछ भी कीजिए, पंजाब पूरे देश का ऐसा स्टेट है जहां उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है ना, क्योंकि वो मेहनत सबसे ज्यादा मेहनत करके करते हैं। साधन भी है, साधन भी है, नहीं साधन भी है उनके पास, मेहनती भी है। देखो जो आदमी मेहनती होगा ना वो, और नहीं जमीन भी आपसे अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन उनका जो मेहनत करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और अपनी फसल पर एक आंख उनकी हमेशा लगी रहती है कि आज हमारी फसल नहीं है कि उनको दिखाई दिया कि ये कीड़ा आया तो तुरंत उसका उपचार, क्योंकि यही सब प्रॉब्लम है भाई। खेत में जब भी कोई, हमारे माँ बाप थे, सुबह हम लोग उठ नहीं पाते थे, वो खेतों का चक्कर लगा के ऐसा नहीं है, वो नहीं, हम उठ नहीं पाते, वो चक्कर लगाए आते हैं, जाते हैं। अच्छी बात है। बात ये है कि इधर आओ जाओ। अरे भाई इतना गर्म क्यों हो रहा है, क्या हाल है? कोई चीज को आराम से बोल सकते हैं ना, हम आपसे ज्यादा भी तेज बोल सकते हैं। आराम, अरे बात सुनो भाई, बात सुनो, किसी भी चीज को आराम से भी कहा जा सकता है, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है चिल्लाने की अपेक्षा। नहीं देखो हम सब, देखो हम तो ये आएंगे, जो लोग बाहर से आएंगे
उनका कम से कम आपको वेलकम करना है, स्वागत करना है भैया। हमसे तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ही नहीं रहता, हम ही नहीं रहते। हाँ, हम तो हर जगह मौजूद जाते हैं। तो आप ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वक्तव्य को एरिया के किसान है उनको फोन करेंगे तो आपको अरेंजमेंट हो जाएगा। आप निडर होकर अपना प्रोग्राम बनाइए और काम करिए। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। अब वो सेशन आ चुका है जहाँ पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो जिनके भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिए प्लीज। जो एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो ऑलरेडी पूछ चुके हैं अपना सवाल, हाँ, ताकि और लोगों को भी मौका मिले। जी सर, हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि जैसे एक मोटर से स्प्रे करने की मशीन होती है या हाथ से चलाने वाली डोगरी होती है, इसके लिए क्या हमें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा तो कितना मिलेगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कौन सी, माफ कीजिए, कौन सी मशीन के लिए पूछ रहे हैं? जैसे स्प्रे मशीन है मोटर से चलने वाली, हाँ दवा छिड़कने वाली, या हाथ से चलाने वाली डोगरी होती है गन्ने में। देखिए, एक्चुअली इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी मशीनें जिनके ऊपर अनुदान का प्रावधान है, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी मंत्रालय की आप वेबसाइट पे जाइए। थैंक यू। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना। तो उसमें पूरी लिस्ट जानकारी दी गई कि कौन से ट्रैक्टर पे मिलेगी, कौन से बेलर पे मिलेगी, किस तरह के हैप्पी सीडर पे मिलेगी, सुपर सीडर पे मिलेगी, और कौन कौन सी फार्म इम्प्लीमेंट्स यानी कि फार्म में, खेत में इस्तेमाल की जाने वाली कौन कौन सी मशीनरी पे कितनी कितनी सब्सिडी मिलेगी, उस मशीनरी की कितनी कीमत होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है लिखती रूप में आपको एक क्लिक करने से मिल जाएगा। तो आप कोई जो एक अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानता है अपने लड़के को बोलिए, जहाँ अपना कोई आपके बच्चे भी अगर अंग्रेजी जानते होंगे तो उनको बोलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करके सर्च करें। कोई और जो अपना सवाल पूछना चाहेगा? एक और रिक्वेस्ट, अपना सवाल कम शब्दों में रखें ताकि उसका जवाब भी आपको उसी तरह से पर्याप्त मिल सके। कोई और? ठीक, कोई हो तो अपना हाथ उठाए। मैं अभिनवान नरेंद्र सिंह। सर ये मंचर जो है फलानी प्रबंधन मंचर किस तरीके से मिलेगी, कितना अनुदान इसमें? मंचर आप इंडिविजुअल लेंगे तो नहीं है। हेलो, यदि आप मंचर परचेज करना चाहते हैं ना तो वो अनुदान में 50% इंडिविजुअली का है, ठीक है। और यदि आपका एफपीओ करा है तो 80% तक है, वो छूट होती है। एफपीओ पे 80%? हाँ। और यदि आपका व्यक्तिगत है तो 40 से 50% का है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कृषि विभाग से आप संपर्क करके तब मिलेगा। हाँ। कोई और किसान बंधु, कोई पैलेट मैन्युफैक्चरर जिसका कोई सवाल हो? लेते हैं, आइए कम से कम सुझाव दे सके। ठीक है। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं लाभार्थी हूँ और ये जो बताया था हमारे सबने भी बताया
हैं सागर सर ने। तो ये जो भी प्रोग्राम हुआ अच्छा हुआ काफ़ी, पर मैं कहना चाहूँगा ये जो बताई गई थी किसानों के लिए कि 1 करोड़ वाली स्कीम है या इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो मेरा सर एक सुझाव है आप लोगों के लिए कि आपकी जो कंपनी है वो एक काम करे, आप अपना फील्ड ऑफिसर भेज के, हमारे क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में ये फसल अवशेष होता है, तो जाके फिर क्या करें, उसका पूरा डाटाबेस तैयार करें और कहीं एक अपने स्तर पे यूनिट लगा के और अपने माध्यम से जिस तरीके से आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं सर। हम किसानों के लिए समस्या बड़ी है क्योंकि हम छोटे किसान हैं सब लोग, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं देखिए, फाइनली सरकार जो है उसमें तो चुनिंदा से लोग होते हैं ना, मतलब थोड़े से लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइवेट यानी कि निजी सेक्टर की पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है। आपका कहना है कि किसान के पास चलिए इतने स्रोत नहीं है कि वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए, लेकिन अगर आप एक FPO के ज़रिए अगर आप जैसे मुट्ठी में, मतलब जो उंगलियां हमारी जो अलग अलग हैं तब वो ताकतवर नहीं है, लेकिन जब वो जुड़ के एक साथ आ जाती है तो बहुत ताकतवर बन जाती है। अगर 100-200 किसान मिल जाएंगे तो वो कुछ हज़ार रुपये भी अगर पर किसान डालते हैं तो वो लाखों रुपये इकट्ठा हो जाता है उनके पास, है ना। और क्योंकि किसान इस FPO में इस व्यवसाय के भागीदार भी बन जाएंगे तो कल को जो मुनाफा होगा उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होगी, और क्योंकि खुद किसान ही बिजनेस चला रहा है, व्यवसाय चला रहा है, तो उसका अधिकार भी होगा उन खेतों पर जहाँ से उसने भूसा इकट्ठा करना है, पराली इकट्ठा करना है। तो किसानों के लिए, आपके लिए एकजुट होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप हो जाए तो आप इससे ज़्यादा आसान और किसी के लिए भी नहीं। कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी MK शर्मा, डेप्यूटी डायरेक्टर NPTI से कि सेंटर में बोलिए जी। श्री अनुराग राय, असिस्टेंट डायरेक्टर NPTI से अनुरोध है कि वह श्री प्रभजोत साहिब जी को, जो कि मेंबर हैं NDD CEA हैं, थोड़ा हल्के से पीछे आ जाना, मैं जूम कर लेना। हाँ वैसे ही। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगी MK शर्मा DD NPTI से, श्री जुबेन आनंद जी ED बायोमास NTPC, उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। अनुराग राय सर से मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगी श्री सुनील ढींगरा जी को प्लांट भेंट कर उनका भी सम्मान करें। इसी के साथ MK शर्मा सर को मैं एक बार और बुलाना चाहूंगी। जो कि सम्मानित करेंगे श्री मनमोहन AGM बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी के साथ उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट करेंगे। उनका सम्मान चिन्ह है हमारे पास। डॉक्टर RL सागर CRM KVK, उनको मैं सम्मान चिन्ह के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
यहाँ पहुँचने के लिए आप सबका सादर धन्यवाद है। आप लोगों की वजह से हमारा आज का ये एक दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी के साथ आप सबका बेहद धन्यवाद एनपीटीआई परंपरा की ओर, एनपीटीआई की ओर से, परिवार की ओर से। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि आगे भी हमारे देश भर में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। मिशन समर्थ के साथ जुड़ के हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इन सबको आगे जो देश में बाकी पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं, आप लोगों के लिए बाकी जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन सबको देखने के लिए हमारा YouTube चैनल है। और जैसे कि बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सबको आप लोग फॉलो करें और आगे इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें। अगर आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे तो ऑनलाइन माध्यम से आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर चाय और स्नैक्स आपके लिए मौजूद हैं, प्लीज़ उसे ग्रहण करके जाइएगा। धन्यवाद।